आज हम बात करेंगे गोत्र व्यवस्था के बारे में। आखिर गोत्र व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्यों शूद्रों का कोई गोत्र नहीं होता। बात करते हैं वैदिक कालीन समाज की। वैदिक कालीन समाज जो था वो एक कबीलाई समाज था, यानी कि कबीलों के रूप में निवास करता था और इस समय के लोग पशुपालन करते थे। पशु के रूप में मुख्य रूप से गाय पाली जाती थी और वहां के लोगों के पास बड़ी संख्या में गाय होती थी। वेदों में उल्लेखित है कि गायों की संख्या 1 लाख तक भी होती थी, यानी कि एक व्यक्ति के पास 1 लाख तक गाय भी होती थी। अब इन गायों को चराने के लिए जब वो जंगल ले जाते थे और शाम को चराकर जब वापस लौटते थे तो इनके पास एक समस्या थी कि इतनी गायों को बांधे कहाँ, क्योंकि कबीलाई समाज के पास रहने के लिए छोटे छोटे आवास होते थे। तो ये अपनी गायों को बांधने के लिए ऋषि के पास जाते थे, क्योंकि उस समय के ऋषि के पास अधिकांश जंगल की जमीन होती थी जहां आश्रम होता था। तो आश्रम की जो जमीन होती थी उस पर पशुओं को बांधने के लिए किसान उनके पास जाते थे और वहां पर अपनी पशुओं को बांधते थे, अपनी गायों को बांधते थे। तो यहीं से गोत्र व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। अब इसके बाद हम एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिससे पता चलेगा कि कैसे गोत्र व्यवस्था उत्पन्न हुई। मान लीजिए कि ऋषि है वशिष्ठ। अब ऋषि वशिष्ठ के पास दो व्यक्ति आए अपनी गायों को बांधने के लिए। तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में इन दोनों व्यक्तियों ने अपनी गाय बांध दी। अब क्या होता था, जो आश्रम के पास जो जमीन होती थी वो बड़ी होती थी, तो बहुत सारे लोग अपनी गाय बांधते थे। इस वजह से एक दूसरे से ये लोग परिचित भी बहुत कम होते थे। क्या हुआ, मान लीजिए एक दिन ये दोनों लोग गाय चरा रहे हैं और आपस में मिलते हैं। तब आपस में मिलते हैं तो दोनों के बीच में वाद विवाद से बातें होती है, हालचाल पूछते हैं घर में कौन है कौन नहीं। तो जब बातें होती है तो पूछते हैं कि घर में कौन है, तो ये बताते हैं एक भाई साहब कि हमारे घर में पत्नी है और एक बेटी है। और फिर जब ये भैया बोलते हैं कि तुम्हारे घर में बेटी है और हमारे घर में भी लड़का है, तो ऐसा करते हैं उन दोनों की हम क्या करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं। तो ये भी राजी हो जाता है कि हाँ ठीक है भाई साहब, शादी करवा देते हैं। तभी ये भाई साहब पूछते हैं कि तुम्हारी जो गाय है वो किस ऋषि के आश्रम में बनती है। तब ये बताते हैं कि हमारी गाय जो है वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बनती है। तभी क्या होता है कि बोलते हैं कि जब तुम्हारी गाय भी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बनती है और मेरी भी ऋषि वशिष्ठ के ही आश्रम में बनती है, तो हम दोनों तो समान गोत्र के हुए, यानी कि हमारी जो गाय है वो समान ऋषि के आश्रम में बनती है, तो हम दोनों आपस में भाई भाई हुए। तो हम दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते, यानी कि यहां से आया सगोत्री विवाह का कॉन्सेप्ट, यानी कि जिन लोगों की गाय एक ही ऋषि के आश्रम में बनती थी उन लोगों के बीच में विवाह नहीं हो सकता था। अगले दिन ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है। जब उससे भी बातचीत होती है तब उनसे शादी की बात आगे चलती है। तब उनसे पूछा जाता है कि आपकी जो गाय है वो किस ऋषि के आश्रम में बनती है। तब वो बोलते हैं कि हमारी जो गाय है वो ऋषि विश्वामित्र के यहाँ बनती है। और आपकी, तो ये बोलते हैं कि हमारी ऋषि वशिष्ठ के यहाँ बनती है। यानी कि इन दोनों की जो गाय है वो अलग अलग आश्रम में बनती थी, यानी कि अब ये दोनों जो है वो अलग अलग गोत्र के हुए। एक हुए ऋषि वशिष्ठ के गोत्र के, तो एक हुए ऋषि विश्वामित्र के गोत्र के, यानी कि इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हो सकते थे। तो इसे बोलते हैं कि गोत्रों के बाहर विवाह के संबंध स्थापित करना, यानी कि जो व्यक्ति समान गोत्र के हैं वो आपस में भाई बहन है, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकते, लेकिन जो अलग अलग गोत्र के हैं वो विवाह कर सकते हैं। गोत्र व्यवस्था जो है शुरुआत में 7 ऋषियों के नाम से आई थी, यानी कि जो 7 ऋषि थे उनके आश्रमों में गायों को बांधा जाता था। एक ऋषि है वशिष्ठ, एक ऋषि है गौतम ऋषि, एक ऋषि है अत्रि, और एक भार, ऋषि भृगु, ऋषि कश्यप और ऋषि विश्वामित्र। ये सातों ऋषि शुरुआत के ऋषि हैं जिनके आश्रमों में लोग अपनी गाय बांधते थे। बाद में 8वें ऋषि के रूप में एक अगस्त ऋषि हुए जिनके गोत्र में गाय बांधी जाती थी, उन्हीं के नाम पे अगस्त गोत्र पड़ा। ऐसे करते करते बहुत सारे ऋषि बाद में आए, जिसे ऋषि भरद्वाज हुए, तो उनका भरद्वाज नाम से गोत्र चलता आ रहा है। यानी कि जो व्यक्ति ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पर अपनी गाय बांधता था उनका गोत्र हुआ वशिष्ठ गोत्र, और जो गौतम ऋषि के यहाँ अपनी गाय बांधता था उनका गोत्र हुआ गौतम, और जो अत्रि के यहाँ बांधता था उनका गोत्र हुआ अत्रि, और जो भार के यहाँ अपने पशुओं को बांधता था उनका गोत्र भार।
ऐसे करते करते भृगु, कश्यप और विश्वामित्र गोत्र के लोगों की उत्पत्ति हुई। यानी कि कहा जाता है कि गोत्र उत्पत्ति आश्रम यानी कि जहां गाय बांधी जाती थी उससे हुई है। अब बात करते हैं शूद्रों का कोई गोत्र क्यों नहीं होता। यानी कि जब ये सभी लोग ऋषियों के आश्रम की जमीन पर अपनी गाय बांधते थे तो इनका तो गोत्र होता है, लेकिन शूद्रों का कोई गोत्र क्यों नहीं होता था। तो इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ऋग्वेद में सिर्फ तीनों वर्णों का उल्लेख है, 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। यानी कि कहा जाता है कि ऋग्वेद काल में शूद्रों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो जब शूद्रों की उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो वे जो शूद्र है उनका गोत्र कैसे होगा, ये भी बात है। लेकिन कहा जाता है कि मान लीजिए अगर ऋग्वेद में यानी कि ऋग्वेदिक काल में अगर शूद्रों की उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में तो शूद्रों की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो जब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की उत्पत्ति हो चुकी थी तो शूद्रों का कोई गोत्र क्यों नहीं। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि शूद्रों का कोई गोत्र इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय शूद्रों को सिर्फ ऊपर के 3 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा का कार्य संभाला गया था। यानी कि तीनों सिर्फ इन तीनों ये जो शूद्र है ये तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करते थे और ये मुख्य रूप से पशुपालन नहीं करते थे क्योंकि इनको गाय या पशु पालने का अधिकार नहीं था। पशुपालन का इनको अधिकार नहीं दिया गया था। जब इन्हें पशुपालन का अधिकार नहीं था तो अपनी गायों को ऋषि के आश्रम में कैसे बांधते। तो यहीं से इनका गोत्र नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।